अच्छा जी, नेक्स्ट है क्लासरूम एडजस्टमेंट। एन एडजस्टमेंट, एकेडमिक एडजस्टमेंट, क्लासरूम एडजस्टमेंट है या एकेडमिक एडजस्टमेंट है, इज़ अ चेंज मेड टू द स्टूडेंट्स एकेडमिक टास्क टू इम्प्रूव बिहेवियर। उसके बिहेवियर को इम्प्रूव करने के लिए हम उसके एकेडमिक टास्क में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। अब सच चेंजेस कुड इंक्लूड द अमाउंट ऑफ वर्क असाइंड, लाइक जैसे कुछ बच्चे वीक लर्नर्स होते हैं, स्लो लर्नर्स होते हैं, और हम अगर उन्हें ज़्यादा काम देते हैं तो उनको वो काम वो अच्छा नहीं लगता, वो काम नहीं कर रहे होते, फोकस नहीं होता उनका, तो आप उनका काम कम कर दें, या उनको थोड़ा सा अगर लॉन्ग क्वेश्चन बाकी क्लास करें तो उनको ज़रा शॉर्ट क्वेश्चन दे दें कि आप ये क्वेश्चन याद कर लो। प्रोविजन ऑफ सपोर्ट टू द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द वर्क, उन्हें थोड़ा सा गाइड कर दें, फैसिलिटेट कर दें, गिव एडिशनल टाइम टू कंप्लीट द वर्क। या फिर ऐसा कि अगर आप उनका काम चेंज नहीं कर रहे तो आप उन्हें ज़्यादा थोड़ा टाइम दे सकते हैं कि ताकि वो अपनी स्लो लर्निंग के दौरान उन काम को बेहतर अंदाज में कंप्लीट कर सकें। और ये जो एकेडमिक एडजस्टमेंट है ये कब हम कर सकते हैं, ये तब यूज़फुल होती है व्हेन टीचर्स जज दैट द स्टूडेंट्स प्रॉब्लम बिहेवियर आर ट्रिगर्ड और एग्जैग्रेबेटेड बाय द रिक्वायर्ड एकेडमिक टास्क। जब टीचर को पता चलता है कि उसने जो उसे क्लास का काम दिया हुआ है उस काम में, या उस तालीमी जो उसका काम दिया हुआ है उसको वो नहीं ठीक तरह से कर पा रहा, देन इसकी ज़रूरत पड़ती है कि टीचर उसको गाइड करे, उसका काम कर दे, तो चेंज कर दे काम को कि चलो अगर 10 हैं तो 5 कर लो, अगर आपने 1 घंटा दिया तो उसे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे दें कि आप इसे कंप्लीट करके ले आओ। क्योंकि बाद बच्चे होते हैं वो स्लो लर्नर होते हैं, उनसे काम इतनी जल्दी नहीं हो सकता, बाकी बच्चों के लेवल पे काम नहीं कर सकते वो। ओके जी, देन है इन्वायरमेंटल एडजस्टमेंट। पहले तो थी एकेडमिक, दैट इज रिलेटेड टू योर क्लासरूम से रेलेवेंट थी, लेकिन इन्वायरमेंटल है। अब इन्वायरमेंटल में देखें क्या कुछ आता है इसमें कि इन्वायरमेंटल एडजस्टमेंट इस चेंज मेड टू सम एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन्वायरमेंट टू इम्प्रूव बिहेवियर, कि बच्चे के इन्वायरमेंट में चेंज कर देते हैं। वहाँ तो हमने उसके एकेडमिक टास्क में चेंज किया था ना, लेकिन यहाँ पे हम उसके इन्वायरमेंट में चेंज करते हैं। और इसे कब यूज़ कर सकते हैं, इज़ यूज्ड व्हेन द टीचर जज दैट एन इन्वायरमेंटल एलिमेंट। आप देखो जैसे इन्वायरमेंटल एलिमेंट है, बाहर डिस्ट्रैक्टिंग एक्टिविटीज़ हो रही हैं, फॉर क्लास में बच्चा बैठा हुआ है, विंडो है, बड़ी बड़ी विंडोज़ हैं, और बाहर ग्राउंड में कुछ एक्टिविटीज़ या दूसरी क्लास की एक्टिविटीज़ चल रही हैं, तो बच्चा बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहा है उसको देख के ना, वो देखता है वहाँ पे और इंटरेस्ट लेता है अपना। ठीक है, टीचर जस्ट डैट एंड अब डिस्ट्रैक्टिंग है प्रॉक्सिमिटी ऑफ अनदर स्टूडेंट और इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग द स्टूडेंट्स प्रॉब्लम बिहेवियर। ये इसके इन्वायरमेंटल है कि किसी बच्चे ने अगर डिस्टर्ब हो रहा है वो बाहर की एक्टिविटीज़ के साथ, तो वो चीज़ें उस पर आप उसको चेंज करते हैं। अब इस एग्जांपल जो इन्वायरमेंटल एडजस्टमेंट क्योंकि टीचर मूव द स्टूडेंट सीट अवे फ्रॉम द डिस्ट्रैक्टिंग पेयर। अगर कोई बच्चा साथ में उसको तंग कर रहा है, एक बच्चा दूसरे बच्चे को तंग कर रहा है, ठीक है, वो ग्रुप बैठा हुआ है, तो 2-3 बच्चे मिलकर किसी बच्चे को टीज़ कर रहे होते हैं, परेशान कर रहे होते हैं, तो उससे बच्चा डिस्ट्रैक्ट होता है। नंबर 2 थिंक कि अगर जो डिस्ट्रैक्टिंग एक्टिविटीज़ जैसे क्लासरूम में विंडो के पास बैठा हुआ बच्चा बाहर ग्राउंड में देखी जा रहा है और ग्राउंड में कुछ दूसरी क्लासेस की एक्टिविटीज़ चल रही हैं, तो उससे भी डिस्ट्रैक्ट होता है। अब इसका बेस्ट वे है कि आप उस बच्चे को वहाँ से उठा लें, उसकी सीट चेंज कर दें, उसको ऐसी जगह बिठाएं जहाँ पे उसे वो विंडो से बाहर ना देख सके, या उन बच्चों से दूर होता है जो उसको तंग कर रहे होते हैं। वार्निंग है, मैनेजमेंट के लिए वार्निंग भी बहुत ज़रूरत है। वार्निंग इज़ अ टीचर स्टेटमेंट इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स डैट कॉन्टिन्यूड मिसबिहेवियर विल बी फॉलोड बाय स्पेसिफिक डिसिप्लिनरी कॉन्सिक्वेंस। अब क्या है कि आप वार्निंग देते हैं कि अगर अब दोबारा तुमने ये काम किया तो फिर उसके बाद ये होगा। जो भी टीचर उस वक्त क्लास में एज अ टीचर, बीइंग अ टीचर, अगर आप लोग टीचर हैं तो आप उसको समझ सकते हैं कि हम किस तरह से वार्निंग देते हैं। तो अ वार्निंग इज़ अप्रोप्रिएट व्हेन द टीचर जज दैट अ स्टूडेंट हैज़ कंट्रोल ओवर हिज और हर बिहेवियर एंड that a pointed reminder of impending behavior consequences may improve the student behavior। आप वार्निंग तब देते हैं जब बच्चे को पता चलता है, यहाँ पे था कि हैज़ नॉट कंट्रोल, अगर आपका जो हिज और बिहेवियर पे कंट्रोल अगर ख़त्म हो गया ना किसी बच्चे का, वो नहीं कंट्रोल कर पाता, तब आप उसको वार्निंग देते हैं कि डोंट लेट इट हैपन अगेन, ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और या फिर आपको लगता है कि अगर मैं इसको वार्निंग दूंगी तो उससे कॉन्सिक्वेंसेस, जो बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंसेस उसके होते हैं, किसी भी चीज़ में बैड कॉन्सिक्वेंसेस भी निकल आते हैं ना, तो उसके लिए फिर आपने उसके बिहेवियर को इम्प्रूव करने के लिए उसे वार्निंग दी जाती है कि अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ तो देन आई विल कॉल योर पेरेंट्स, कि तब आपके फादर को, मदर को बुलाया जाएगा, या विल कंप्लेन योर पेरेंट्स, या कंप्लेन टू द प्रिंसिपल्स। दीज आर द वार्निंग्स। ये वार्निंग्स हैं, उनको छोड़ देता है नेक्स्ट, कि कोई सज़ा वगैरह नहीं दी जाती, लेकिन काम
दोबारा ना करने के लिए ज़रूर उसमें ताकीद की जाती है। टाइम आउट फ्रॉम reinforcement is a brief removal of the students from the sitting due to the problematic behavior। बच्चा तंग कर रहा है, उसको थोड़ा सा हटा दें उस जगह से। अब टाइम आउट का मतलब थोड़े टाइम के लिए उसे अलग कर दें क्लास से। ये कब यूज़ करते हैं? ये हम तब यूज़ करते हैं लाइक फ्रॉम इन्फोर्समेंट कैन बी इफेक्टिव इन सिचुएशंस। ये तब हो सकता है व्हेन द स्टूडेंट वुड प्रेफर टू बी इन क्लासरूम सेटिंग रादर दैन इन द टाइम आउट सेटिंग। अब ये देखो कि आप क्लास में बच्चे को टाइम आउट कर रहे हो, अगर आप उसे क्लास से बाहर निकाल के खड़ा कर देंगे, सेपरेट कर देंगे उससे, तो उससे क्या होगा? वो तो एंजॉय करेगा बाहर, ये प्रॉब्लम भी है ना। तो उसने तो बाहर और उसे बहुत सी एक्टिविटीज़ मिल जाएंगी देखने के लिए, तो वहाँ खड़े होकर वो एंजॉय करेगा। सो उसको टाइम आउट करना है तो उसे क्लास में ही करें, क्लासरूम सेटिंग में ही उसे टाइम आउट करें, उसे अलग कर दें, सामने खड़ा कर दें, या उसका जो फेस है वो दीवार की तरफ करके बिठा दें, उसको एक साइड पे करके कॉर्नर में करके ना। तो 3 to 10 मिनट्स के लिए उससे ये होता है कि क्लासरूम सेटिंग में कम से कम वो उसे सुन तो रहा होता है कि हो क्या रहा है क्लास में, वरना तो उससे बाहर की एक्टिविटीज़ और अपने में उलझा लेती हैं। तो टाइम आउट सेशन शुड टिपिकली भी ब्रीफ होने चाहिए, बिकॉज 3 से 10 मिनट तक होना चाहिए। इज़ अ पनिशमेंट प्रोसीजर द टीचर शुड फर्स्ट इंश्योर दैट द अप्रोप्रिएट लेस इंट्रूसिव एफर्ट टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स बिहेवियर। बट उसको ये हो कि इससे हम बच्चों का बिहेवियर बेहतर बनाएंगे, ठीक है। उससे पहले ये पहले जो है ना, आप उसको वार्निंग दे दें, रिमाइंडर्स दे दें, और एलिमिनेशन ऑफ बिहेवियरल ट्रिगर्स जो हैं वो सब अप्लाई कर लो। अगर वो तब भी नहीं मान रहा ना, तो फिर उसे टाइम आउट आप करें, तब उसे सेपरेट करके बिठाएं। रिस्पॉन्स कॉस्ट है। रिस्पॉन्स कॉस्ट इज़ द टेकिंग अवे ऑफ प्रिविलेजेस और अदर वैल्यूड का एलिमेंट्स इन रिस्पॉन्स टू स्टूडेंट मिसबिहेवियर। अगर कोई रिस्पॉन्स मिसबिहेव करता है तो उससे जो है वो प्रिविलेजेस उसके ले लिए जाएं। ये कब यूज़ हो सकती है? ये होती है कि रिस्पॉन्स कॉस्ट कैन बी एन इफेक्टिव रिस्पॉन्स और टू मिसबिहेवियर प्रोवाइडेड दैट द स्टूडेंट्स एक्चुअली वैल्यूज द प्रिविलेज और एलिमेंट बीइंग टेकन अवे। देखो ये भी पनिशमेंट प्रोसीजर है। इसमें ना सबसे पहले तो टीचर को ये इंश्योर करना चाहिए, वही बात सारी, कि पहले सारी बातें जो हैं वो आप उससे प्रिविलेजेस ले लें। फॉर एग्जांपल जैसे बच्चे को आप क्लास मॉनिटर, इसकी एग्जांपल इस तरह से दूंगी कि ऐसे मॉनिटर वगैरह बने होते हैं क्लास में, तो अगर बच्चा आप वो खुद भी मिसबिहेव कर रहा है या किसी किस्म की इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, तो देन आप उसे कहें कि भाई आपसे ये प्रिविलेज हमने ले लिया है और अब आप जो है क्लास के मॉनिटर नहीं हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हम उनको थोड़ा सा सेटल कर सकते हैं। वे है वी हैव बिहेवियर कॉन्फ्रेंस। अब बिहेवियर कॉन्फ्रेंस इज़ अ ब्रीफ मीटिंग बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट टू डिस्कस द स्टूडेंट्स प्रॉब्लम बिहेवियर। अब बिहेवियर कॉन्फ्रेंस हैं वो आप जैसे PTM होती है, टीचर्स पेरेंट्स के साथ बातचीत करते हैं और शिकायतें भी लगाते हैं, जिससे बाज़ दफ़ा तो सिचुएशन बेहतर होती है, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि सिचुएशन और ख़राब हो जाती है, बच्चे और अग्रेसिव हो जाते हैं। While the structure and content of the behavior conference will vary based on the circumstances। वही है कि डिफरेंटली जब आप PTMs करते हैं तो उसमें हर दफ़ा ही शिकायतें नहीं लगाई जाती हैं। अगर कोई ऐसा बिहेवियर हो बच्चों का तो फिर उसको डिस्कस करें, बहुत स्वेयर किस्म का। लेकिन जो शरारतें छोटी छोटी बच्चों की शरारतें होती हैं जो कि आमतौर पे बच्चे करते ही हैं, मेरे ख्याल से उसके हवाले से बच्चों को पेरेंट्स को शिकायत लगाना या कि नॉर्मली जो नेचुरल है बच्चों में जो करना होता है उन्होंने, वो अगर बहुत ही कोई ऐसा बच्चा है जो मतलब कि जैसे आप कह लेना कि वो बहुत ही रिबेलियस एटीट्यूड उसका है कि उसने तो बाज ही नहीं आना होता, तब आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ उनकी क्लासरूम जो है उसके बारे से बात करें, इट विल टिपिकली इंक्लूड सम ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। ये देखें, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम बिहेवियर, आप उन्हें वो बता सकते हैं। टीचर डिस्क्राइब द स्टूडेंट्स बिहेवियर एंड एक्सप्लेन वाई इट इज़ प्रेजेंटिंग अ प्रॉब्लम इन द क्लासरूम। टीचर बताते हैं और फिर ये बताते हैं कि ये ऐसा प्रॉब्लम क्लासरूम में क्यों क्रिएट कर रहा है बच्चा। ओपन एंडेड क्वेश्चन हैं एंड स्टूडेंट इनपुट। इन ओपन एंडेड क्वेश्चन रखे जाते हैं, उसमें ये नहीं होता द टीचर आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन टू फुली अंडरस्टैंड व्हाट फैक्टर्स आर कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रॉब्लम बिहेवियर। जब कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, पेरेंट्स के साथ होती हैं और स्टूडेंट्स को भी हम डिस्कस कर रहे होते हैं, मतलब कि ये तो PTM की बात थी ना, लेकिन अगर हम बिहेवियरल कॉन्फ्रेंस रखते हैं उसमें हम सारे स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं, अपने स्टूडेंट्स हैं, फिर हम उन सारे स्टूडेंट्स से ही पूछते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई अगर ऐसा प्रॉब्लम हो तो क्लास में ऐसा प्रॉब्लम क्यों होता है। तो आप सोचें कि अगर कुछ बच्चों में वो एटीट्यूड या बिहेवियर होगा भी ना, तो उसके हवाले से क्या होगा कि वो आपको खुद ही बताएगा कि ये इसकी क्या वजह हो सकती है और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो बहुत सी बातों का जो है फ़ायदा हो जाता है, सॉल्यूशन भी निकल आते हैं। बिहेवियर कॉन्फ्रेंस स्टूडेंट्स के साथ की जाए तब भी।
प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, टीचर एंड स्टूडेंट डिस्कस सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम बिहेवियर एंड एग्री टू अ प्लान। डिस्कस करते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं, फिर किसी एक बात पर मुत्तफिक होते हैं कि हाँ हम इसके लिए ऐसे कर सकते हैं। डिसिप्लिनरी रिमाइंडर इफ़ अप्रोप्रिएट द टीचर कंक्लूड द कॉन्फ्रेंस बाय इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स। कंक्लूड करता है, स्टूडेंट्स को बता के कि अब हम इसको ख़त्म कर रहे हैं। ऑफ द डिसिप्लिनरी कॉन्सिक्वेंस दैट विल अकर इफ़ द प्रॉब्लम बिहेवियर कॉन्टीन्यूज़। फिर वो कहते हैं कि अगर हमारे के प्रॉब्लम बिहेवियर जो है वो कंटिन्यू रहता है तो उसके लिए फिर मज़ीद वो उसको देखते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो होता है वो एक डिसिप्लिनरी रिमाइंडर उनको देते हैं। डिफ्यूजिंग टेक्निक्स। डिफ्यूजिंग टेक्निक्स आर एनी teacher action taken to calm a student or otherwise diffuse a situation with a potential for confrontation or emotional escalation। देखो ये टीचर का एक्शन है, ठीक है, और वो स्टूडेंट को काम डाउन करने के लिए वो सेक्शन को करता है। और किस तरह से कब कर सकते हैं, जैसे आप देखो कि जब एक टीचर ने देखा कि स्टूडेंट्स का नेगेटिव इमोशंस आर अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू द प्रॉब्लम बिहेवियर, कि बच्चे के इमोशंस जो है ना वो नेगेटिव हैं। डिफ्यूजिंग टेक्निक्स आर अप्रोप्रिएट टू स्टेबलाइजिंग द सिचुएशन। तो फिर हम डिफ्यूजिंग टेक्निक्स जो है वो यूज़ करते हैं ताकि बच्चों का जो नेगेटिव इमोशंस हैं उसको ज़रा कम किया जा सके, ताकि वो प्रॉब्लम्स जो बिहेवियर हैं उनको भी हम कंट्रोल में ला सकें। क्लासरूम क्लाइमेट की बात है, एम्ब्रोस ब्रिज वगैरह ये जो सब है इन्होंने डिफ़ाइन किया क्लासरूम क्लाइमेट एज द इन्फ्लुएंशियल सोशल इमोशनल एंड फिजिकल इन्वायरमेंट इन विच आर स्टूडेंट्स लर्न। क्लासरूम का आपको पता है जहाँ पे स्टूडेंट्स लर्न कर रहे होते हैं वहाँ पे बहुत सी किस्म की फीलिंग्स होती हैं, सोशल भी होती हैं, इमोशनल भी होती हैं, फिजिकल, हर तरह से मतलब जो इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ होता है वहाँ पर। क्लाइमेट इज़ डिटर्मिन्ड बाय constellation of interacting factors that include faculty students interaction, the tone, instruction set, instances of stereotyping or tokenism, the course demographics, for example relative size of racial and other social groups enrolled in the course, student interaction है, and the range of perspectives represented, the course content and material। ज़ाहिर है क्लासरूम क्लाइमेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने क्लासरूम क्लाइमेट देखें कि बहुत से कल्चर्स के लोग होते हैं, बहुत से बैकग्राउंड्स रखते हैं बच्चे, तो उसको भी एक सही तरह से हमने इंटरेक्टिव बनाना होता है ताकि हमारा क्लासरूम में जो डिसिप्लिन है वो कायम रहे और आप इजीली जो भी आपका कोर्स कंटेंट है या मटेरियल वगैरह है वो बिल्कुल सही तरह से उसको डिलीवर कर सकें स्टूडेंट्स की तरफ। ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट के ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट्स को देखते हैं तो उसमें कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट इज़ अ कॉमन मैनेजमेंट स्टाइल फॉर मॉडर्न स्मॉल बिजनेस। हम उसमें 4 किस्म की बातों को लेते हैं कि प्लानिंग करते हैं पहले, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, लीडरशिप आती है और रिसोर्स कंट्रोल है, रिसोर्स के हवाले से कंट्रोल आता है, अब डिसीजन सब लेने होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट है मैनेजमेंट का, ठीक है। और जब क्लासरूम मैनेजमेंट की बात आती है तो क्लासरूम मैनेजमेंट में इफेक्टिव टीचर्स क्रिएट फोकस्ड एंड नर्चरिंग क्लासरूम दैट रिजल्ट्स इन इंक्रीज स्टूडेंट्स लर्निंग। वो ऐसा क्लासरूम बनाते हैं जो स्टूडेंट्स की लर्निंग इंप्रूव करता है। तो दीज टीचर्स टीच एंड रिहर्स रूल्स एंड प्रोसीजर्स विद स्टूडेंट्स, एंटिसिपेट स्टूडेंट्स नीड, प्रोसेस अ प्लान टू ओरिएंट न्यू स्टूडेंट्स एंड ऑफर क्लियर इंस्ट्रक्शंस टू स्टूडेंट्स। मतलब कि वो बच्चों के साथ रिहर्स करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस की, प्रोसीजर्स की। कुछ रूल्स हैं, रूटीन्स हैं, जैसे अब ना रूल्स बनाए होते हैं लाइक सिट प्रॉपरली, कम इन टाइम और कीप योर हैंड्स एंड फीट टू योर सेल्फ। इसका मतलब है जैसे बच्चे अपने हाथ और पाँव अपने तक रखें, दूसरे बच्चों को तंग ना करें। इस तरह से कुछ रूल्स लिख के ना क्लासरूम में लगा दिए जाते हैं। और बेस्ट वे ये होता है कि क्लासरूम रूल्स होते हैं ना वो बच्चों से पूछ के ही बनाए जाएँ कि बेटा क्या क्या क्लासरूम रूल्स होने चाहिए। उससे ये होगा कि जब बच्चों ने खुद बनाए होंगे ना तो उन्हें पता होगा कि वी हैव टू फॉलो दीज रूल्स। सम जनरल टिप्स फॉर क्लासरूम कंट्रोल। क्लासरूम को कंट्रोल करने के लिए आपके जो जनरल टिप्स हैं कि लव द स्टूडेंट्स, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टिप। आप अपने स्टूडेंट्स से, अपने बच्चों से, उनसे प्यार करें तो आप क्या होगा कि बच्चे कभी भी आपकी बात को डिनाई नहीं करेंगे, कभी आपकी क्लास को ख़राब नहीं करेंगे, कभी अपना जो डिसप्टिव बिहेवियर शो नहीं करेंगे। अज्यूम द बेस्ट इन द स्टूडेंट्स, और हमेशा ये सोचें कि आप जो है हर बच्चा बेस्ट काम कर सकता है, अच्छा बच्चा है, क्योंकि बाय नेचर तो हर बच्चा अच्छा होता है, लेकिन समटाइम कुछ इन्वायरमेंटल और जो
उनके जो फैक्टर्स होते हैं या फैमिली कुछ बैकग्राउंड ऐसा होता है इसकी वजह से कुछ बच्चे जो है डिसप्टिव बिहेवियर उनका डेवलप हो जाता है। तो ये सब चीज़ें मेरे ख्याल से कि अगर हम एक्सपेक्ट कर लें कि गिव देम लव एंड एज्यूम बेस्ट इन द स्टूडेंट्स, तो उससे ये होगा कि हमारे स्टूडेंट्स हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट देंगे और उनकी एक बेहतरीन पर्सनालिटी जो है वो डेवलप होगी। हैव अ प्लान, उनके लिए एक बेस्ट प्लान तैयार करें कि आप किस तरह से उनकी लर्निंग बेहतर बना सकते हैं और उनको जो कुछ आप चाह रहे हैं, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और उन्हें बताएं कि वी हैव दीज एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू। जैसे पेरेंट्स बताते हैं ना बच्चों को कि हमारी ये एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे, इसी तरह आप बच्चों को बता सकते हैं कि हम चाहते हैं कि आप सब अच्छे ग्रेड से अपना जो है ग्रेड अपनी लेवल को क्लियर करें, कंप्लीट करें। तो मेरे ख्याल से कि दिस इज़ द बेस्ट टेक्निक। ये जनरल टिप्स तो हैं लेकिन इट्स अ गुड एंड बेस्ट टेक्निक्स हैं। सो दिस वाज लेसन नंबर 7. So hopefully it will all be clear for you all.